हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर की क्लास, जो कि ना सिर्फ आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हों, साथ ही साथ आप जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, है ना। इसके अलावा आप यूपी पुलिस और इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस, आप कोई भी वनडे एग्जाम देने वाले हों, वहाँ पर दिन ब दिन कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ ही साथ हमारा जो साइंस का पोर्शन है, बिल्कुल उसी की तरह कंप्यूटर में भी अब बहुत ही अच्छे प्रश्न और बहुत ही नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस सेशन को हमने शुरुआत किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम एस एक्सेल, और एम एस एक्सेल का ये है पार्ट नंबर 3, और जो कि हम पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस पीडीएफ की बात करें तो इस पीडीएफ का लिंक आपको, मतलब ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन इंफोग्राफिक तरीके से, माइंड मैप के जरिए बिल्कुल और प्रैक्टिकली तरीके से बिल्कुल माइंड में हम सेव करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में फिट करते हैं, और साथ ही साथ हम करते हैं पीवाई की क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देरी न करते हुए आज की जबरदस्त क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे कंप्यूटर के इस सेशन में एम एस एक्सेल को। चलिए सबसे पहले हम बात करें कि आखिर एम एस एक्सेल में सेल पॉइंटर क्या होता है और एक्टिव सेल क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे क्योंकि सिलेबस हमारे पास बहुत सारा है, तो याद रखिएगा। और आज के इस क्लास में स्लाइड भी बहुत ही अधिक है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझेंगे कि आखिर क्या चीज़ें कैसी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये जो है बिल्कुल बेसिक है। सेल पॉइंटर क्या होता है, याद रखिएगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेल को ओपन कर ही लेते हैं। हम जो है यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आए, हमने जो है यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिया। एक्सेल शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए 1 मिनट, आपको एक्सेल दिखने लगेगा, 1 सेकंड। ये हमारा, इस पर हम काम कर रहे थे, ये हमने ओपन कर लिया। चलिए अब आपको जो है एक्सेल दिखने लगेगा, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए अब आपको एक्सेल दिखने लगेगा। यहाँ पर हमारा एक्सेल कौन सा है, चलिए ये है हमारा एक्सेल। ठीक है, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है प्लस वाला, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही सेल पॉइंटर कहा जाता है। ये देखिए, ये जो आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये जो प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसे ही कहते हैं सेल पॉइंटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हम बात करें एक्टिव सेल क्या होता है। तो एक्टिव सेल वो सेल होती है जिस पर जो है क्लिक हुआ होता है, या फिर जो सेल जो है सिलेक्ट होता है, उसे कहते हैं एक्टिव सेल। तो चलिए देख लेते हैं एक्टिव सेल किसे कहा जाता है। तो पहले एक इसमें से हम बंद कर दें, इसे बंद कर दें ताकि आसानी से खुल जाए। चलिए ये हो गया बंद, और इसको भी कर देते हैं क्लोज। चलिए तो जैसे ये सेल क्या है, ये सेल आपका सिलेक्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्टिव सेल। याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एक्टिव सेल। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि बोल्ड आउटलाइन। एक एक्टिव सेल को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसके चारों ओर एक गहरा बोल्ड आउटलाइन हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि इसके किनारे क्या हो गया, इसके किनारे जो है एक गहरा आउटलाइन हो गया। हम इस सेल को इस सेल को सिलेक्ट कर लिए, तो इसके किनारे क्या हो गया, एक गहरा लाइन हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे ही एक्टिव सेल कहेंगे। और ये जो प्लस आकार का है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सेल कर्सर। क्या कहेंगे इसे कहेंगे एक्सेल कर्सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर क्या होता है, एक्टिव सेल में जो कर्सर होता है, पॉइंट जो हमारा माउस का कर्सर होता है, उसे ही सेल पॉइंटर कहा जाता है, क्योंकि हमेशा स्प्रेडशीट किसी एक सेल को स्पष्ट करता होगा, इसीलिए कहते हैं। आगे चलते हैं। एक्टिव सेल क्या होती है, जो भी सेल वर्तमान में सिलेक्ट होती है उसे ही एक्टिव सेल कहा जाता है। साथ ही साथ बोल्ड आउटलाइन की बात करें, जो भी एक्टिव सेल रहेगा उसके किनारे किनारे एक लाइन बन जाती है, जो कि अभी हमने देखा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कंटेंट प्रदर्शन। तो याद रखिएगा, चलिए इसमें और चीजें देखें कि जो एक्टिव सेल रहेगा उसमें मौजूद जो कंटेंट रहेगा वो कहाँ पर दिखाई देगा, फार्मूला बार में दिखाई देगा। क्लियर है? आगे बात करें कि डिफॉल्ट एक्टिव सेल जो है, जब हम एक्सेल
खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सेल सिलेक्ट रहता है, याद रखिएगा A1 सिलेक्ट रहता है। कौन सा? A1 सिलेक्ट रहता है। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो MS एक्सेल में कोई भी नई जानकारी हमेशा सिर्फ एक्टिव सेल में ही दिखाई जाएगी। चलिए एक एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें कह रहा है। सबसे पहले जो भी चीज हम सेल में लिखेंगे कहाँ पर लिखा जाएगा, ये फार्मूला बार में लिखा जाएगा। क्या है? इस फार्मूला बार में लिखा जाएगा। अगर हम फार्मूला बार में भी कुछ लिखेंगे तो हमारे एक्टिव सेल में जो है लिखा जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा जब भी हम ओपन करेंगे, सबसे पहले कौन सा सेल जो है सेल सिलेक्ट रहेगा? 1। क्या है? A1 सिलेक्ट रहेगा। कौन सा सिलेक्ट रहेगा? A1। मतलब कि आपका ये वाला सेल हमेशा सिलेक्ट रहेगा जब भी हम इसे ओपन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, चलिए आगे बात करें डेटा एंट्री की। तो हमेशा कुछ भी हम टाइप करेंगे वो किसके अंदर होगा? जो भी एक्टिव सेल रहेगा उसके अंदर चीजें टाइप होगी, है ना। जैसे कि हमने देखा, ये देखिए हम ये सेल को एक्टिव कर लिया, अब हम कुछ भी टाइप करेंगे इसके अंदर टाइप हो जाएगा। क्लियर है? और जो टाइप हो रहा है कहाँ पर दिखेगा? फार्मूला बार में, मतलब यहाँ पर हमें दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा नेम बॉक्स। क्या है? नेम बॉक्स। तो याद रखिएगा ये जो नेम बॉक्स होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। प्रत्येक सेल का अपना एक विशिष्ट नेम, याद रखिएगा सेल एड्रेस होता है, जो हमें जो है हमेशा क्या दिखाता है? नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। याद रखिएगा नेम बॉक्स के अंदर क्या होगा? शो होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। नहीं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिफॉल्ट एड्रेस जो होता है, याद रखिएगा हमेशा जो डिफॉल्ट एड्रेस होता है वो A1 सिलेक्ट रहता है। क्या है? A1 फिल रहता है उसके अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। डायरेक्ट नेविगेशन, नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट के किसी भी सेल पर उसके एड्रेस सेल में तुरंत क्या कर सकते हैं? लिख कर तुरंत जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम ये सेल को क्या किए? सिलेक्ट किए। ये सेल को हमने सिलेक्ट किया, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस सिलेक्ट का एड्रेस कौन सा है? इस सेल का एड्रेस कौन सा है? इधर से F1 है, और मतलब कि ये जो है रो की, ये कॉलम के हिसाब से F1 है, और रो के हिसाब से कौन सा हो गया? F5। तो इस सेल का एड्रेस क्या है? F5 है। क्या हो गया? F5। हम यहाँ से डायरेक्ट किसी सेल पर भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? अगर मान लीजिए हम डाले K और 10, K10 हमने दाब दिया, इंटर कर दिया, तो ये देखिए हम K10 पर आ गए। कहाँ पर? ये हो गया K और ये हो गया 10, है ना। तो हम किस पर आ गए? K10 पर। बिल्कुल वही कह रहा है कि जो भी सेल सिलेक्ट होगा उसका एड्रेस कहाँ पर दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा, है ना। जो भी सेल सिलेक्ट होगा उसका एड्रेस ऊपर दिखाई देगा, और हम यहाँ से डायरेक्ट किसी भी सेल पर जा सकते हैं। हमें मान लीजिए इस सेल पर जाना है L10 पर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने दाबा L और 10, इंटर किए, तुरंत L10 पर पहुंच गए। क्लियर है नहीं? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से दिखे। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये हो गया बड़ा। अब इसको कर लेते हैं स्क्रॉल इस साइड। चलिए इधर इस साइड है। क्लियर है? अब थोड़ा और भी क्लियर दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, ये तीनों चीज कंप्लीट हो गई। तो इसमें कह रहा है कि नए बॉक्स की सहायता से हम, नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट किसी भी सेल में उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। वो क्या था? ये था एक नेम बॉक्स। क्या था? ये था नेम बॉक्स था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेम बॉक्स। इसके द्वारा हम कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी सेल में तुरंत जा सकते हैं। अगला है हमारा, चलिए अगला है सेल एड्रेस में और क्या चीजें हैं थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अगला है हमारा कि सेल, चलिए सेल एड्रेस रूल की बात करें। किसी भी सेल एड्रेस को लिखते समय सबसे पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? फिर उसके बाद पंक्ति का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कॉलम का नाम लिखते हैं कि किस कॉलम में है ना। उसके बाद हम पंक्ति का नाम लिखेंगे। मतलब कि कैसे? मतलब कि है, हम इस पे आकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? कॉलम का नाम लिखा जाता है। तो भाई साहब ये किस कॉलम में है? तो ई वाले कॉलम में है ना। सबसे पहले ई वाले कॉलम का नाम लिखा है, ई में है। फिर उसके बाद पंक्ति किस नंबर पर है? ये जो है 6वें नंबर पर है, तो 6 लिख उठा। सबसे पहले हम किसी भी सेल एड्रेस लिखने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कॉलम का नाम लिखेंगे, मतलब ABCD अल्फाबेट वाला लिखेंगे, मतलब कॉलम का नाम लिखेंगे। फिर हम नंबर लिखेंगे, मतलब रो का नाम लिखेंगे। तो कॉलम में ये कौन सा है? ये I नंबर पर है, तो ये क्या लिखा है? I। दूसरे नंबर पर है। रो में कौन सी लाइन पर है? 11 लाइन पर है, तो ये क्या हो गया? I11। मान लीजिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर है E, है ना। E और रो की कौन सी संख्या है? 15, तो E15 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा कि उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि भाई अगर A1 सिलेक्ट है तो पहले A लिखा जाएगा, कॉलम की संख्या, फिर रो की संख्या लिखी जाएगी। वर्तमान में चयनित जो एक्टिव सेल का सेल एड्रेस ही हमेशा
नेम बॉक्स को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेम बॉक्स में क्या दिखाई देगा, जो भी हम सिलेक्ट सेल है उसी का नेम एड्रेस दिखाई देगा। याद रखिएगा, नेम में क्या दिखाई देगा, जो भी हम ये देखिए सिलेक्ट कर लिए तो इसका एड्रेस कहाँ पर दिखाई देगा, ये नेम बॉक्स में दिखाई देगा। ये देखिए, है ना, इसे सिलेक्ट कर लिए, ये देखिए F4 क्या है, F4 वाला सिलेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, नीचे चलते हैं। अगला है, चलिए, किसी भी सेल के एड्रेस को लिखा कैसे जाता है। क्लियर है? जैसे कि अगर लिखा है रॉ नंबर पर 5वां, है ना, और 18वां, कॉलम में कौन सा है, 18वां, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो रो में क्या है, रो में हम कौन सा चुन लें, 5 नंबर पर, 1 से 18 नंबर पर, है ना। रो में कौन सा चुना है, 18 नंबर चुना है। 1 सेकेंड, ये क्या है, रो में 5 नंबर और कॉलम में 18वां नंबर, रो में 5वां नंबर और कॉलम में 18वां नंबर, ये का कहा जाएगा। याद रखिएगा, ये मिलकर बनने वाली सेल एड्रेस कौन सा होगा, तो याद रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं। अच्छा, अलग अलग है, हाँ। चलिए, अगर रो में अगर हम 5 नंबर वाली चुने तो याद रखिएगा, अगर रो में हम 5 नंबर वाली चुने तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा R5। यही अगर हम चुन ले 18 नंबर की रो की तो ये क्या कहलाएगा, R मतलब रो 18, R18 कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि यदि 28वां कॉलम को चुना जाए, 21वें रो को चुना जाए तो तब क्या कहलाएगा। तो याद रखिएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, चलिए चलिए, ये क्या कहलाएगा, AB21। मतलब कि आप समझिए क्या कह रहा है, 28वें कॉलम को चुना जाए। तो 28वें कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारा कैसे होता है, ABCD लिखा होता है, और ABCD डॉट डॉट करके ऐसे कब तक होता है, जेड तक होता है। जेड तक कितने शब्द, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। क्या इसके आगे कॉलम होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो उसका नामकरण कैसे होता है, उसका नामकरण फिर से ऐसे शुरू हो जाता है, AA, AB, AC, AD, ऐसे ऐसे करके AZ तक हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 28वें कॉलम को चुनना है ना। तो क्या हो जाएगा, 28वें कॉलम यहाँ तक 26 हो गया, ये हो गया आपका 27, ये हो गया आपका 28। तो 28वां कॉलम क्या हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा AB, पहले कॉलम का नाम आएगा, पहले AB लिख उठेगा। उसके बाद 21वां रो, तो रो की संख्या कितनी है, 21, तो 21 लिख उठेगा। तो इसका क्या नाम लिख उठेगा, AB21। चलिए देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो मान लीजिए हमें चुनना है कौन सा कॉलम, हमें चुनना है, मान के चलिए ये M वाला कॉलम चुनना है। M वाला मान के चलिए 13 नंबर वाला चुनना है। देखिए क्या लिख उठेगा, यम और 13, तो ये हो गया आपका क्या, यम 13। क्या हो गया, यम 13। मान के चलिए कोई हम और कॉलम चुने, मान लीजिए हम इधर से चुने, थोड़ा और बड़ा कर दें। चलिए इधर से हम चुने, मान के चलिए हम 28वां कॉलम, वही चुन लेते हैं 28वां कॉलम। तो ये है आपका क्या, 28वां कॉलम, ये हो गया 26, 27, 28, है ना। 28वां कॉलम चुने, 28वें में कैसा नंबर हम चुने, मान लीजिए 17 नंबर चुने, है ना। ये कौन सा नंबर है, 17। तो 28 में 17 नंबर जैसे ही चुनेंगे तो ये यहाँ पर लिख उठेगा AB, है ना, AB17। ये है AB और ये है 17, मिलाकर क्या लिख उठा, AB17। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कॉलम का नाम लिखा जाएगा, याद रखिएगा, सबसे पहले कॉलम का नाम, फिर रो का नाम लिखा जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। याद रखेंगे कि जेड के बाद जैसे ही जेड कंप्लीट होगा, कॉलम में जैसे ही जेड कंप्लीट होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ही आपका जेड कंप्लीट हुआ तब क्या शुरू हो गया, AA, AB, AC, AD, AE, AF, है ना। ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा तक जाएगा, है ना। फिर थोड़ा सा और अगर जूम आउट कर दें तो हम और बेहतरीन दिखेगा। चलिए अब तो और छोटा छोटा दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा और आगे कर दें, ये AJ, AK, AF, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉलम। क्लियर है? यहाँ तक AQ तक हो गया, ऐसे ही ये बढ़ता हुआ चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लिखना समझ गए, जेड के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर AB हो जाएगा, फिर AC हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कितना हो जाएगा, AZ हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद BA हो जाएगा, फिर उसके बाद BC हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता चला जाएगा, BZ पहुंच जाएगा, BZ के बाद क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा। ऐसे करके ये बढ़ता हुआ चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए आगे है हमारा सेल रेंज। क्या है, सेल रेंज के बारे में थोड़ा समझेंगे। MS एक्सेल में एक या एक से अधिक सेल के समूह जो होता है उसे क्या कहा जाता है, सेल रेंज कहा जाता है। मतलब क्या है, चलिए बताते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चलिए, किसी रेंज को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर समझ में आ जाएगा कि अगर हम कहें
कि यहाँ से लेकर हम यहाँ तक चुन लिए, 1 से लेकर 5 तक चुन लिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सेल रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल रेंज कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसे दर्शाने के लिए मतलब ये क्या है, ये है 1 से लेकर 5 तक दर्शाए सिलेक्ट किया गया है, मतलब कि A1 में A1 से लेकर A5 तक जो है सिलेक्ट किया गया है। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे, इसे हम दर्शाएंगे A1 कॉलन A5। तो किसी भी दो सेल को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉलन का प्रयोग करेंगे। कॉलन वाला चिन्ह कौन सा है, ये है कॉलन वाला चिन्ह। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल में हमने ये भी देख लिया। आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा, ये अगला है कि सबसे पहला नियम क्या है कि जब हम एक्सेल में एक रेंज सिलेक्ट करते हैं तो जो सेल हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया है केवल उसी का नाम टेक्स्ट बॉक्स में जो है बन जाएगा। याद रखिएगा, जो भी सिलेक्ट हम करते हैं। चलिए एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान के चलिए क्या कह रहा है, एक बार यहाँ से समझेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया जूम, और ये हो गए थोड़ा सा हम किनारे करते हैं इसको। ये हो गया आपका किनारे। मान के चलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेल को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो भी पहला आपका सेल रहेगा उसी का नाम नेम बॉक्स में देखिए दिख रहा है। हमने क्या सिलेक्ट किया है, C2, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, C2 दिख रहा है। मान के चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें ई वाला सिलेक्ट कर लें, तो जो भी पहला नाम रहेगा वही दिखाई देगा। क्या है, जो भी पहला नाम रहेगा वही आपको इस सेल बॉक्स में दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे किनारे ये पार्ट पर देखिएगा, ये पार्ट पर है, ये पार्ट पर देखिएगा। तो कौन सा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सेल का नाम आपको दिखाई दे रहा है ना। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कौन दिखाई देगा, H1, सबसे पहले सेल का एड्रेस हमें दिखाई देगा। क्लियर है। सिलेक्ट करने पर हमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले एड्रेस का नाम हमें दिखाई देगा। क्लियर है। तो ये वही एग्जाम्पल है। मान के चलिए E8 से लेकर D4 तक आपने सिलेक्ट कर लिया, तो नेम बॉक्स में क्या दिखाई देगा, E8 दिखाई देगा। उसी तरह G1 से लेकर P8 तक सिलेक्ट कर लिया, तो क्या दिखाई देगा नेम बॉक्स में, केवल और केवल G1 दिखाई देगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 15 जो क्वेश्चन है वो पूछा जाना है, तो हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम CGL वगैरह में, यहाँ तक कि आपके जो जहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाना था, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपके यूपी SSC के थ्रू जो ANM का पेपर होता है उसमें भी भर भर के कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी लेवल के। तो इसी तरह ये जो है ना, लेवल दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। वो है ना कि सबके लेवल निकलेंगे। वो कौन सा मार्केट है, वो नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसी तरह बिल्कुल लेवल में चलेंगे हम। आगे चलते हैं। चलिए आखिर हम बात करें कि अगर हमें निकालना है कि मान के चलिए आपने ये बॉक्स ऐसे बना लिया है ना, ये बॉक्स हमने बना लिया, और यहाँ पर ये हो गए आपके क्या, आपके हो गए कॉलम, और ये हो गए क्या, आपके रो, है ना, ये हो गए आपके रो। ठीक है। तो हम पूछें कि इसमें कुल मिलाकर कितने सेल हैं, कितने सेल हैं, तो कैसे काउंट करेंगे। तो आपके कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, है ना। कॉलम की संख्या कितनी हो गई, 4, और रो की संख्या कितनी है, 1 2 3, है ना। तो इसमें कितने कॉलम हो जाएंगे, कितने मतलब सेल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें सेल की संख्या कितनी है, 12 है। हम ऐसे करके पता लगा लिए। लेकिन मान लीजिए बहुत ही लंबी ऐसे स्प्रेडशीट है, तब कैसे पता लगाएंगे। बड़ी सी स्प्रेडशीट है तो कैसे पता लगाएंगे, गुणा करके पता लगाएंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, जितने भी रो की संख्या है, जितने भी रो की संख्या है उसको गुणा करेंगे किससे, जितने भी कॉलम की संख्या है। याद रखिएगा, जितने भी कॉलम की संख्या है उसे आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। याद रखिएगा, क्लियर है। जितने भी कॉलम की संख्या है उसे क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सेल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है, 4, सेल की संख्या कितनी है, 3, आपस में गुणा कर दिए, कितना मिल गया, हमें 12 मिल गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका सेल की संख्या। बहुत ही आसान। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन लगा लेते हैं स्पीड में, ताकि थोड़ा सा और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमारे मन में, है ना। यहाँ हमने देखा कि आपने सिलेक्ट किया है, कहाँ गया भाई कर्सर हमारा, ये रहा। आपने सिलेक्ट किया है A1 से लेकर A10 तक, है ना, मतलब कॉलम 1 को ही सिलेक्ट किया है आपने। तो इसमें सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। यही अगर हम बात करें, आपने जो है, जो आपकी कॉलम की संख्या है वो कितनी है, A1 है ना, मतलब कि A1 4 कॉलम को सिलेक्ट किया है,
और पंक्तियां कितनी सिलेक्ट की हैं रो को, तो याद रखिएगा 9 रो को सिलेक्ट किया है, तो इसमें सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, याद रखिएगा हमने जो है 4 कॉलम को सिलेक्ट किया है तो आपका हो जाएगा 4, है ना, कॉलम की संख्या हो गई 4, रो की संख्या कितनी होगी, तो रो की संख्या हमारे पास कितनी दी है, 9 दिया है, तो 9 लिख देंगे, 9 चौक 36, टोटल सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। आगे एक और कर लेते हैं। अगला है हमारा कि F6 क्या है, F6 और F6 या माफ कीजिएगा A6 और F6 में कितने कॉलम्स होंगे, मतलब कितने सेल होंगे, तो देखेंगे कॉलम्स की संख्या कितनी है 6, F6 मतलब कॉलम की संख्या कितनी है 6, कॉलम की संख्या हो गई 6, A6 का मतलब हो गया कॉलम की संख्या 6, और F5 मतलब कि इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, भाई एक ही की बात हो रही है तो पंक्ति की संख्या कितनी है, याद रखिएगा ये भी क्या है, पंक्ति की संख्या है 1, क्योंकि एक ही केवल ए वाला ही इसमें जोड़ा गया है, तो पंक्ति की संख्या कितनी दिया है, 1 दिया है, तो इससे हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब जो भी कॉलम रहेगा उसे हम गुणा करेंगे किससे, उसको हम गुणा करेंगे रो से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ सेल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए आगे है हमारा, चलिए एक दो और देख लेते हैं। हमारा है कॉलम G7 गुणे 24, मतलब कि कॉलम की जो संख्या है याद रखिएगा 18 है, और जबकि रो की संख्या कितनी है 12 है, तो हमारा जो सेल की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 गुणे 12 216 हो जाएगा। और भी कठिन देख लेते हैं, तो इसमें अगर हम और बात करें, और भी कठिन उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा कि यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद रो की संख्या कितनी आई, 19 आई, यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी आई, कॉलम की संख्या आई 8, है ना, कॉलम की संख्या कितनी आई 8 आया, तो ये दोनों को गुणा करने के बाद 152 सेल हो जाएगा टोटल। क्लियर है। आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा, चलिए आखिर हम बात करें दाएं से बाएं अथवा शीर्ष में तल या दोनों तरफ से क्रमशित, मतलब कि जो हमारा सेल है उसे सिलेक्ट करने के लिए कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो चलो एक बार सिलेक्ट करके देख लेते हैं कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो ये आ गए हम सेल पर। यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, हम ऐसे पहुंचे, अपना माउस कर्सर यहाँ पर ले गए और ऐसे करके खींच दिए, सेल क्या हो गया, सेल हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मान के चलिए कि हमें केवल लंबा वाला सेलेक्ट करना है, केवल नीचे नीचे, हम शिफ्ट दाबेंगे, शिफ्ट दबाकर डाउन एरो दाबेंगे तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम राइट एरो दाबेंगे ये देखिए बगले सिलेक्ट हो रहा है ना, लेफ्ट एरो दाबेंगे तो ये बगल वाला सिलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, मान के चलिए कि ये सिलेक्ट तो है, लेकिन हमें जो है ये सिलेक्ट करना है, क्या, ये बीच वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला सेल सिलेक्ट करना है ना, इसके अलावा तब तो ये हट गया, है ना। मान के चलिए हमें राम को सिलेक्ट करना है और 55 को सिलेक्ट करना है, तब मान लीजिए हमने शिफ्ट दबाया, तुरंत ये तो पूरा सिलेक्ट हो गया, यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, है ना। तब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे ही हम कंट्रोल दाबेंगे तो हम राम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए राम को भी सिलेक्ट कर लिए, और इसके साथ साथ हम 55 को भी सिलेक्ट कर लिए, इसके अलावा हम जो है और क्या सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी सिलेक्ट हो गया, 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 ये भी सिलेक्ट हो गया। मतलब कि अगर बीच बीच का आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, और एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। तो यही चीजें इसमें लिखी हुई है, एक साथ अगर एक साथ सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, और बीच बीच में सिलेक्ट करना है ऐसे, इसे 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 ऐसे सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सेल को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। चलिए आगे है हमारा, आगे है अगर बात करें कि मान के चलिए कि आपको केवल और केवल एक्टिव सेल से क्रमशः दाईं ओर सिलेक्ट करना है, दाईं ओर या फिर बाईं ओर सिलेक्ट करना है, तब कैसे सिलेक्ट करेंगे, याद रखिएगा, मतलब दाईं ओर सिलेक्ट करना है और बाईं ओर सिलेक्ट करना है, तब तो शिफ्ट दाबेंगे और दाईं लेफ्ट करते चले जाएंगे, लेफ्ट एरो मतलब दायां एरो दाबते चले जाएंगे, तब हमारा दाईं ओर सिलेक्ट हो जाएगा, बायां और एरो दाबेंगे तो बाईं ओर सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, केवल एक सेल सिलेक्ट करने के लिए, याद रखिएगा, एक सेल सिलेक्ट करने के लिए, तो याद रखिएगा एक सेल सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट या लेफ्ट, कंट्रोल दाबेंगे, शिफ्ट दाबेंगे या राइट या लेफ्ट दाबेंगे, तो वर्तमान से, याद रखिएगा वर्तमान से दाईं ओर, याद रखिएगा वर्तमान से दाईं ओर या बाईं ओर के सभी सेल क्या हो जाएंगे, एक झटके में सिलेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम इसके
इसे क्या करते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आए, हमने यहाँ पहुंचे हैं और क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट और साथ ही साथ लेफ्ट या राइट, है ना। तो चलिए दाब के देख लेते हैं क्या होता है। ये है हमारा, हमने यहाँ पर पहुंचे, हम दाबे कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट दाब दिए तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया है कि नहीं, है एक साथ सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट राइट दाब दिए तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, है ना। कंट्रोल शिफ्ट और राइट दाब दिए तो ये सिलेक्ट हो गया। और मान लीजिए इससे आगे हमें सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दाब कर आगे बढ़ते चलेगा, ये खत्म हो रहा है, अब यहाँ का सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। यही शिफ्ट दाब कर हम कौन दाब रहे हैं, लेफ्ट दाब रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक एक खत्म हो रहा है ना, एक एक खत्म हो रहा है और लेफ्ट साइड का सिलेक्ट हो रहा है। पूरे लाइन को सिलेक्ट करना है तो याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट दाब देंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आए, मान लीजिए हमारा जो सेल एड्रेस ये है, मान के चलिए ये वाला हमारा सेल है, यहाँ पर देखिए, ये कर्सर को देखिएगा, ये है, ठीक है। हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है पूरी स्तंभ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम कंट्रोल दाबेंगे, शिफ्ट दाबेंगे और डाउन दाब देंगे, पूरा स्तंभ हमारा सिलेक्ट हो गया, है ना। पूरा जो हमारी पूरी की पूरी कॉलम थी वो सिलेक्ट हो गई। इसके अलावा कंट्रोल दाबे, शिफ्ट दाबे, ऊपर वाला जितना ऊपर था वो सिलेक्ट हो गया। मान लीजिए हमारा ये है, हमारा जो सिलेक्ट वाला सेल है, मान लीजिए ये है, हम कंट्रोल दाबे, सिलेक्ट दाबे, ऊपर वाला दाब दिए, मतलब ऊपर वाला एरो दाब दिए, पूरा हमारा ऊपर तक सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल दाबे, शिफ्ट दाबे, फिर नीचे वाला दाब दिए, पूरा ये सिलेक्ट हो गया, पूरा नीचे वाला। क्लियर है यहाँ तक। चलिए कंट्रोल शिफ्ट फिर अप कर दिए, ये हो गया, पूरा ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया। तो यही चीज इसमें क्या कह रहा है, यही चीज इसमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि अगर आपको पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है ना, तब क्या करेंगे, तब आपको कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट या राइट करना होगा। अगर आपको पूरा जो है कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन या अप दाबेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला हमें कह रहा है सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्या बता रहा है कि अगर कंट्रोल प्लस स्पेस बार दाबेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार दाबेंगे तो पूरी पंक्ति सिलेक्ट हो जाएगी एक बार में। और इसके साथ साथ कंट्रोल प्लस ए दाबेंगे या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दाबेंगे तो पूरी की पूरी स्प्रेडशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। अभी तक क्या था, अभी तक मान लीजिए आपकी सेल ये है, ये बीच वाली बिल्कुल, है ना, मतलब P10 वाली। अगर हम इसमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऊपर वाली एरो दाबेंगे तो ऊपर वाला सिलेक्ट हो रहा है ना। लेकिन 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 जो अभी जो शॉर्टकट आपको बताया गया है स्पेस बार वाला, यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्या है बताया है। जो ये आपका स्पेस बार वाला शॉर्टकट बताया गया है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, याद रखिएगा ये क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में। चलिए देख लेते हैं क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। हमने कंट्रोल दाबा प्लस स्पेस बार दाब दिया, पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट, है ना। शिफ्ट दाबे और स्पेस बार दाब दिए तो पूरी की पूरी जो रो है वो एक बार में सिलेक्ट हो गई। क्लियर है यहाँ तक। आगे पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दाब दिए, पूरा का पूरा जो जितना भी वर्कशीट है, जितनी भी सेल हैं सभी सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दाब दिए तो क्या हो गया, पूरा का पूरा मतलब स्पेस बार दाब, एक सेकेंड, हाँ क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार दाब दिए तो पूरा का पूरा जो है जितना भी स्प्रेडशीट में सेल होगा सभी सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो यहाँ तक हमने 3 स्पेशल कीज के बारे में हमने देखा। क्लियर है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्पीड में, क्योंकि अभी और भी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक्टिव सेल या एक्टिव पॉइंटर क्या होता है भाई साहब, जो भी सेल ओपन करने के बाद जो भी सेल आपका सिलेक्ट रहेगा वो क्या होता है, वो होता है एक्टिव सेल। और पॉइंटर जहां पर रहेगा उसे कहेंगे एक्टिव पॉइंटर। सेल एड्रेस क्या होता है, जो भी सेल सिलेक्ट रहता है उसका एड्रेस नेम बार में होता है, उसे क्या कहते हैं, सेल एड्रेस कहते हैं। जैसे आपका ये जो है बी नंबर पर है और 5वीं लाइन पर ही वाला ये सेल जो है सिलेक्ट है, तो क्या लिख उठेगा, B5 यहाँ पर सेल बार में लिख, मतलब ये एड्रेस बार में लिख उठेगा। क्लियर है, नेम बॉक्स में लिख उठेगा। क्लियर है, जैसे कि ये मतलब नेविगेशन करता है। अगला है सेल रेंज। क्या है, सेल रेंज को प्रदर्शित करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका A1 हो गया, G5 हो गया, ऐसे प्रदर्शित करने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। डबल बिंदु को क्या कहते हैं, कॉलन कहा जाता है। क्लियर है। किसी भी सेल की संख्या निकालने के लिए रो को आपस में गुणा करेंगे और कॉलम को आपस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सेल की संख्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ सेल मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हमने क्या देखा था, एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जल्दी से। कुल सेल निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, कॉलम और याद रखिएगा रो का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो हमें टोटल सेल मिल जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ अलग अलग एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं,
अगर हम कंट्रोल दाबकर अपने माउस के कर्सर से सिलेक्ट करना चाहें तो अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। साथ ही साथ रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार दाब देंगे, पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ अगर हम स्पेस बार दाब देंगे तो पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दाबेंगे। क्या दाबेंगे? कंट्रोल प्लस ए दाबेंगे। या इसके अलावा और क्या दाबेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार दाब देंगे, तब भी पूरा का पूरा जो है जितने भी सेल होंगे चार्ट में वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे चलते हैं कि दाईं ओर, याद रखिएगा, दाईं ओर की अगली सेल पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? याद रखिएगा, हम टैब का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा क्या कह रहा है कि अगर दाईं ओर हमें जाना है, कहां पर हमें दाईं ओर जाना है? अगली मतलब कि दाईं ओर अपने मतलब सेल के जो भी सेल सिलेक्ट है, मान लीजिए ये सेल सिलेक्ट है, इसके दाईं ओर आपको जाना है, तब किसका इस्तेमाल करेंगे? टैब का इस्तेमाल करेंगे। और बाईं ओर जाना है तो याद रखिएगा ये है आपका दायां, दाईं ओर जाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? टैब का इस्तेमाल करेंगे। आगे बाईं ओर जाना है तो आपको किसका इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। आगे नीचे जाने के लिए इंटर का उपयोग करेंगे और ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे? शिफ्ट इंटर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं फटाक से। चलिए, यहाँ पर है हमें दाईं ओर जाना है तो पहली बात हम आयरोस जा सकते हैं। यही अगर हम बात करें, हम टैब से भी दाईं ओर, हम टैब से दाईं ओर जा रहे हैं। ये देखिए, टैब से हम क्या है? टैब से दाईं ओर जा रहे हैं। अगर हम शिफ्ट और टैब दबाएं तो हम बाईं ओर जा रहे हैं। है कि नहीं? है ना? इसके अलावा और क्या हमने देखा? इसके अलावा हमने देखा कि हमें ऊपर और नीचे जाना है, तो ऊपर नीचे जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम जो है ऊपर नीचे जाने के लिए एक तो एरो का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ऊपर जा रहा है, ये देखिए नीचे जा रहा है एरो से। इसके अलावा और कौन सा की था हमारा? हमारा सिर्फ इंटर था। हम इंटर जैसे दाबेंगे तो तुरंत नीचे चला जाएगा, तुरंत नीचे। ये देखिए नीचे वाला सिलेक्ट हो रहा है, 13 14 15 16, है ना? यही अगर हम दाबें, शिफ्ट इंटर दाबें तो ये ऊपर वाला ऊपर जाएगा। ये देखिए 14 13 12 11 10। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने 4 बातें देखी। दाईं ओर जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे, बाईं ओर जाने के लिए शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे, नीचे जाने के लिए इंटर का, ऊपर जाने के लिए शिफ्ट इंटर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक प्रैक्टिकली भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं। अगला है हमारा डेटा प्रदर्शन। स्प्रेडशीट में जो एक्टिव सेल रहेगा, याद रखिएगा, उसमें हम जो भी चीजें लिखेंगे, याद रखिएगा क्या है? स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फार्मूला एंटर करते हैं वह फार्मूला बार में जो है प्रदर्शित होता है ना? जो भी चीजें हम सेल में लिखते थे वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें फार्मूला बार में देखने को मिलेगा। इसी समय चुनी गई एक्टिव सेल में मौजूद पूरा डेटा हमेशा फार्मूला बार में क्या करेगा? शो करता रहेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, एडिटिंग की सुविधा देखते हैं। इसका मुख्य प्रयोग सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए भी ये काम में आता है। भाई साहब, ये जो फार्मूला बार है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो सेल का है, जो सेल है उसका कंटेंट हम एडिट कर सकते हैं। कैसे? चलिए यहाँ से एक बार सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम आते हैं इधर। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको इस पर आए और इसको हमने फार्मूला बार को क्लिक किया। फार्मूला बार को देखिए हम एडिट कर रहे हैं। ये आपका सेल भी एडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर हमने लिख दिया RRR, है ना? या फिर लिख दिए हम कुछ भी, राम, इसमें जो है राम विहार लिख दिए। ठीक है, चलिए राम विहार लिख दिए। तो राम विहार क्या है? हमने फार्मूला बार में लिखा, इसमें एडिट हो गया। हम इसमें एडिट करेंगे, आपका इसमें अगर हम एडिट करेंगे तो आपके फार्मूला बार में एडिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम अगर इसमें एडिट करेंगे, ये सिलेक्ट करके हम एडिट कर रहे हैं तो फार्मूला बार में एडिट हो रहा है। कुल मिलाकर यही कह रहा है। आगे चलेंगे, अगला है हमारा, चलिए अगला है और कैसे हम एडिट कर सकते हैं किसी भी सेल के जो कंटेंट होता है, और कैसे एडिट कर सकते हैं? डबल क्लिक करके जैसे ही एडिट वाला ऑप्शन आएगा तुरंत हम एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा जो है F2 बटन दाबकर भी एडिट कर सकते हैं। F2 बटन जो फंक्शन की होता है, फंक्शन की नंबर 2, मतलब F2 को दाबकर भी एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके जैसे ही कर्सर आएगा ये वाला, तुरंत एडिट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? याद रखिएगा, सीधे फार्मूला बार में क्लिक करके, मतलब सीधे फार्मूला बार में क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको करके दिखा दिया। क्लियर है? आगे और बात करते हैं। अगला है हमारा, चलिए, इसका मुख्य उपयोग एक्टिव सेल को परावर्तित करना और उसे एडिट करने के लिए तैयार करना होता है। क्लियर है? अंतिम में जोड़ना क्या है? जब आप F2 बटन दबाते हैं तो कर्सर टेक्स्ट के अंत में आ जाता है और नया, याद रखिएगा, जिससे आप आसानी से नया डेटा ऐड करते हैं।
मतलब कि आप जैसे ही मान लीजिए इस सेल में, हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं, हमने जो इस सेल में जो है बहुत सारी चीज़ें इसे लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ पर गए या फिर यहाँ पर आए, ये सेल क्या है, सिलेक्ट है, हमने F2 बटन दाबा, ये F2 दाब दिया, तुरंत हमारा जो कर्सर है वो लास्ट में चला गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, यही कह रहा है। आगे चलते हैं, चलिए F2 बटन दाबते ही तुरंत क्या हो जाता है, कर्सर लास्ट में चला जाता है, जिससे हम कुछ भी नया टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी जटिल टेक्स्ट या फार्मूले को सुरक्षित रूप से एडिट करने के लिए यह सबसे बेहतरीन तरीका है। आप सेल को क्या करें, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद F2 बटन दाबें, क्योंकि माउस से क्या होता है, कभी यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, कभी यहाँ पर, वो डिलीट भी हो सकता है, इसीलिए आप सेल को सिलेक्ट करें, F2 बटन दाबें, अपना एडिट करें आराम से, अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, चलिए आखिर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, वर्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो एक वर्कशीट होती है, क्या है, जो एक वर्कशीट होती है वो किससे मिलकर बना होता है, कॉलम और स्प्रेडशीट्स, कॉलम और रोज से मिलकर बना होता है। उसके अंदर क्या होगा, कॉलम होगा, है ना, कॉलम कॉलम होगा और रो होगा उसके अंदर। क्लियर है। उसी से मिलकर क्या बनेगा, एक स्प्रेडशीट बनेगी। क्लियर है। आखिर इसमें बात करें, इसमें जो है ग्रिड से मिलकर बनी होती है, जो आप जहां पर डाटा इंटर करते हैं, भाई ये जो ये लाइनें बनी होती है, ये ग्रिड से मिलकर बनी होती है, जहां पर आप डेटा को क्या करते हैं, एडिट करते हैं, इंटर करते हैं। प्रत्येक वर्कशीट के अंदर जो है बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे सेल होते हैं। भाई एक वर्कशीट के अंदर, ये है आपका वर्कशीट, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल होते हैं। ये देखिए, एक बॉक्स, दो, तीन, चार, इसी को क्या कहते हैं, इसे ही सेल कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे, स्प्रेडशीट, तकनीकी भाषा में वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। जो ये आपका वर्क करने वाला ये जो स्पेस होता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही स्प्रेडशीट भी कहा जाता है या वर्कशीट भी कहा जाता है। आगे, वर्कबुक क्या होता है, कई सारी स्प्रेडशीट जब मिल जाती है तो याद रखिएगा, उसे पूरे को पूरा क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। अब सोचिए कि आपकी जो होमवर्क वाली कॉपी होती है, जिसके अंदर ऐसे शीट बना होता है, उसके अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। जो आपका पेज होता है उसे कहते हैं वर्कशीट, जहां पर आप होमवर्क करते हैं उसे कहते हैं वर्कशीट, और ये पूरी कॉपी को क्या कहेंगे, वर्कबुक कहेंगे, होमवर्क वाली कॉपी कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि स्प्रेडशीट की संख्या आजकल कितनी आ रही है, पहले कितनी आती थी। क्लियर है। चलिए, जो पुराना वर्जन था, मतलब 2000, जो MS एक्सेल 2003, 2007, 2010, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं सारा 2010 वाला दिखा रहे हैं, 2013, इसमें जो है जो वर्क बुक होती थी वो 3 होती थी। याद रखिएगा, कितनी मौजूद होती थी, 3 मौजूद होती थी। क्लियर है। इसके अलावा इन 3 डिफॉल्ट वर्कशीट का नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता था। लेकिन जो नया वर्जन है, जैसे MS एक्सेल जो है 16, 19, 2021, 365, 2024, इसमें वर्क बुक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। चलिए देख लेते हैं हम, हमारा जो वर्जन है वो है वर्जन नंबर पुराना 2010, तो इसमें वर्कशीट की संख्या कितनी है, 1, 2, 3। अगर यही बात करें कि हमारा नया वर्जन का होता, 365 वाला होता, तो उसमें केवल और केवल 1 सीट दिखाई जाती है ना। ये कैसे होता है, सीट नाम से सेव होता है, इसे आप एडिट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें और भी एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2 सीट, 1, 2, 3 सीट होती थी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इसे ही कहते हैं सीट। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें कि किसी भी MS एक्सेल वर्कबुक में न्यूनतम वर्कशीट कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर हम अधिकतम की बात करें, मतलब ये जो सीट आपको दिखाए अभी 1, 2, 3, उसकी संख्या कितनी हो सकती है, मिनिमम जो है 1 हो सकती है। और मैक्सिमम की बात करें तो वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट की कोई भी सीमा नहीं है, मतलब आप कितनी भी ले सकते हैं, कितनी भी वर्कशीट आप ले सकते हैं, कितना भी एक कॉपी में कितना भी पेज जो है आप चिपका सकते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। मेमोरी पर निर्भर अधिकतम वर्कशीट की संख्या पूरी तरह से आपके कंप्यूटर मेमोरी के आधार पर होता है, मतलब आप लेते रहें, अगर जैसे ही आपका रैम भर जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो लेना बंद कर देगा, तब आप ज्यादा वर्कशीट नहीं ले सकते। मतलब ये जो वर्कशीट लेना किस पर निर्भर होता है, मेमोरी पर निर्भर होता है। आप जो है इनफाइनाइट ले सकते हैं, अनगिनत ले सकते हैं, है ना। अनगिनत तो नहीं कहेंगे, मतलब आप लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। जितना आपकी मेमोरी की स्पेस रहेगा उस अकॉर्डिंग आप जो है वर्कशीट ले सकते हैं। नाम की लंबाई, किसी भी वर्कशीट में अधिकतम कितने नाम की लंबाई हो सकती है, 31। कितना, 31। मतलब अगर हम बात करें, यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करना चाहें तो ये जो वर्कशीट है आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट कितना कर सकते हैं आप, इसमें ये देखिए एडिट हो रहा है, एडिट हो रहा है, लेकिन
आप जो है 31 नाम से ज्यादा इसमें नहीं फिल कर सकते। कितना है ये है टोटल 31 कैरेक्टर्स। आप जो है वर्कशीट में 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं फिल कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? मिनिमम कितना स्प्रेडशीट ले सकते हैं? एक, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और इसके साथ साथ जो है, और इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं स्प्रेडशीट का, बिल्कुल कलर चेंज कर सकते हैं। कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं इसके अंदर? 31 कैरेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए अगला है हमारा कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में वर्कशीट का नाम जो है शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है। इसका नाम बदलना बिल्कुल संभव है, कलर बदलना संभव है, स्थान बदलना भी क्या है? संभव है। स्थान बदलने का मतलब क्या है? चलिए अभी दिखा देते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम ऐड कर सकते हैं, और भी स्प्रेडशीट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सीट टाइप से जो है राइट क्लिक करके इसे लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। मान के चलिए ये आपकी क्या है, एक स्प्रेडशीट, 2 और 3। मान लीजिए हमें 3 नंबर वाला पहले चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? 3 नंबर वाला ऐसे करके पहले लेते हैं। ये देखिए पहला आ गया। फिर हमने क्या किया? ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। हमने 2 नंबर वाला ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, तो 2 नंबर वाला पहले आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसे टाइप से भी किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे है लॉन्ग क्लिक की बात करें तो याद रखिएगा, लॉन्ग क्लिक किसी भी वर्कशीट को माउस से लेफ्ट क्लिक करके, मतलब लॉन्ग क्लिक करके जो है कहीं पर भी कर्सर से एक लेफ्ट से राइट किया जा सकता है। मतलब शीट 2 को उठाए यहाँ पर कर दिए, शीट 1 को उठाए यहाँ पर कर दिए, है ना। आगे ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन होता है, क्लिक करके किस एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन कर सकते हैं। इसे बेहद आसान तरीके से वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है, स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे हम बात करें। अगर हमें नई वर्कशीट लेनी है तो याद रखिएगा, नई सीट लेने के लिए, एक बिल्कुल नई सीट लेने के लिए तो Shift+F11 का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत एक नई सीट आ जाएगी। अगली सीट याद रखिएगा, वर्तमान सीट से अगली सीट की ओर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+ पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। पिछली सीट पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+, याद रखिएगा, बाईं ओर जाने के लिए पेज अप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलिए एक नई सीट लेकर देख लेते हैं हम अपने पास। Shift+F11, हमने क्या किया? Shift+F11 यहाँ पर आए, शिफ्ट दाबे और +F11 कहाँ पर है भाई साहब? ये रहा, ये नई सीट आ गई। फिर नई सीट, फिर नई सीट, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखिए हमने सीट ले लिया। क्लियर है? अगर हमें राइट यहाँ पर जाना है तो क्या दाबेंगे? तो याद रखिएगा, जब हमें यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि Ctrl+ पेज डाउन दाबेंगे, Ctrl+ पेज अप दाबेंगे, तब क्या होगा? राइट लेफ्ट हो जाएगा, हम सीट परिवर्तन कर सकेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कैसे होगा। तो मान के चलिए आप यहाँ पर आए, अभी आपको दिखाते हैं। हमने क्या दाबा? हमने जो है Ctrl+ पेज अप दाब रहे हैं। देखिए अगले सीट पे जाएगा, 1 मिनट, ये अगले सीट पे जाएगा, है ना। इसी तरह इसमें भी होगा, पेज डाउन दाबने पे। क्लियर है? आगे चलते हैं। चलिए एक बार क्या करते हैं, इसे भी हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। चलिए कहाँ गया? हाँ, सेल। चलिए सेल सिलेक्ट करने के लिए टैब, याद रखिएगा, दाईं ओर जाने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, बाईं ओर जाने के लिए शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर जाने के लिए याद रखिएगा, नीचे जाने के लिए इंटर का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे जाने के लिए शिफ्ट इंटर का इस्तेमाल करेंगे। जो सेल से हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं जाना है उसके लिए ये क्या है? ये है शॉर्टकट की। याद रखिएगा, एक्टिव सेल में हम जो भी एडिट करेंगे, जो भी लिखेंगे, कहाँ पर लिखा जाएगा? फार्मूला बार के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर है? सेल एडिटिंग क्या है? डबल क्लिक करके कर सकते हैं, F2 बटन दाबकर भी हम एडिट कर सकते हैं, फार्मूला बार में भी क्लिक करके हम सेल के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा F2 क्या है? F2 एक जादू है। कौन सा जादू है? कोई भी आपने सेल को सिलेक्ट किया है, उसके अंदर आपको एडिट ऑप्शन खोलना है, तुरंत F2 दाबेंगे, तुरंत आपका एडिट वाला कर्सर आ जाएगा, आप जो है अच्छे से एडिट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने और क्या देखा? हमने आगे चीजें देखी इसके अंदर कि भाई साहब हमने देखा यहाँ से कि सेल के ग्रिड जो होती है, ग्रिड से बनी जो सेल होती है, याद रखिएगा, मतलब ये जो आपका सेल होता है, बहुत सारे सेल मिलकर आपका क्या बनता है? एक स्प्रेडशीट बनता है। और ये किससे बना होता है? ये जो है ग्रिड से मिलकर बनी होती है, यही लाइन क्या होती है? ग्रिड होती है। क्लियर है? इसके संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। मतलब एक सेल हो गया, 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, इन सभी के संग्रह को क्या कहेंगे? वर्कबुक कहेंगे। क्लियर है? इसके अलावा ऐड डिलीट कलर, आप जो है इस सेल का, मतलब ये जो आपकी वर्कशीट रहती है, इसको क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसके अंदर छेड़छाड़ आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं।
पहले के समय में कितनी स्प्रेडशीट पहले से होती थी? 3 स्प्रेडशीट होती थी। अभी के समय में कितनी होती है? केवल और केवल 1 होती है। अधिकतम कितनी स्प्रेडशीट ली जा सकती है? अनगिनत ली जा सकती है। मिनिमम कितना लिया जा सकता है? 1 लिया जा सकता है। स्प्रेडशीट का नाम मैक्सिमम कितने अक्षरों में लिखा जा सकता है? 31 अक्षरों में लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? शॉर्टकट की बात करें तो नई सीट लेने के लिए शिफ्ट F11 दाबा जाएगा, है ना। अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन दाबा जाएगा। पिछली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप दाबा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन, जिससे हमें पता चल जाए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में कर्सर को क्या कहा जाता है? तो कर्सर को कहते हैं सेल पॉइंटर। क्या कहा जाता है? अभी हमने देखा कि कर्सर को सेल पॉइंटर के नाम से हम जानते हैं। ये देखिए कहाँ पर पूछा गया है? CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब कि ये हर जगह, मतलब कि सारे एग्जाम्स के आजकल जो है इस कंप्यूटर के क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पहुंचे हम। चलिए तो क्या कहेंगे हम? कर्सर को सेल पॉइंटर कहेंगे। क्लियर है? वर्तमान में चयनित सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भी आप सेल का चयन करे रहेंगे उसे किस नाम से जाना जाएगा? एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? किसमें पूछा है? दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है हमारा, चलिए अगला है किसी सेल का सेल एड्रेस कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो सेल एड्रेस कहाँ पर प्रदर्शित होगा? नेम बॉक्स में प्रदर्शित होगा। सेल एड्रेस की बात हो रही है। मान के चलिए ये क्या है? ये है आपका सेल, है ना। ये है, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका खूब सारा सेल है ना। 1 2 3 4 यहाँ पर खूब सारे हैं, है ना। यहाँ पर ABC है ना। यहाँ पर आपका है 1, यहाँ पर 1 2 है ना। आपने मान लीजिए इस सेल को क्या किया है? सिलेक्ट किया है। तो ये सेल का एड्रेस कहाँ पर दिखाई देगा? यहाँ पर क्या है एड्रेस? B है और 1 नंबर वाला है तो 1। तो ये क्या है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम नेम बॉक्स। तो कहाँ पर दिखाई देगा? नेम बॉक्स में दिखाई देगा। अगर इस सेल के अंदर आपने कुछ कंटेंट लिख दिया, मान लीजिए आपने राम लिख दिया, तो राम कहाँ पर दिखाई देगा? फार्मूला बार में दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए फार्मूला बार में क्या दिखाई देगा? सेल का कंटेंट दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है एक्सेल में किसी सेल का सेल एड्रेस लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले सेल एड्रेस लिखते समय क्या लिखेंगे? कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर आगे कुछ और लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए एक्टिव सेल में मौजूद जो कंटेंट होता है, जो फार्मूला होता है, कहाँ पर दिखाई देगा? फार्मूला बार में दिखाई देगा। चाहे आप फार्मूला लिखो या ना लिखो, कोई कंटेंट भी लिखा होगा तब भी आपको फार्मूला बार में दिखाई देगा। नेम बॉक्स में क्या दिखाई देगा? नेम बॉक्स में जो है सेल का एड्रेस दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। MS एक्सेल 2016 और उसके बाद के संस्करणों में, याद रखिएगा, उसके बाद के संस्करणों में एक नई वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो याद रखिएगा 2016 के बाद की बात हो रही है, तो कितनी होती है? एक वर्कबुक होती है, एक सीट होती है, याद रखिएगा। इससे पहले 2003 में, 2006 में, 2005 में, 2010 में कितनी वर्कबुक होती थी? 3 वर्कबुक होती थी इससे पहले। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती थी? 2010 की बात हो रही है जो हम यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कितनी वर्कशीट होती है 2010 में? कितनी? 10 वर्कबुक होती थी। कितनी? 10 नहीं, मतलब एक, क्या है, 2010 की बात हो रही है, तो कितनी? 3 वर्कशीट होती थी। कितनी? 3 वर्कशीट होती थी। क्लियर है? कब? 2010 वाले में। कब तक? याद रखिएगा ये जो है आपका जो 2003 जितने भी पुराने वर्जन थे उसमें 3 वर्कशीट होती थी। आजकल जो नया वर्जन आ रहा है 2016 हो गया है ना, 2024 हो गया, 365 हो गया, उसमें एक वर्कबुक आ रहा है। यहाँ पर जिससे 3 सीट है, इसमें क्या होगा? इसमें 1 सीट होगा नया वाले में। पुराना वाले में 1 2 और 3 सीट होती थी। क्लियर है यहाँ तक? बाय डिफॉल्ट। आगे चलते हैं। एक सेल या कई सेल के समूह को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब एक सेल या कई सेल के समूह को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कह रहा है? एक सेल, एक सेल या कई सेल के समूह, मतलब आपने इतने सेल को क्या किया? सिलेक्ट कर लिया है, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे सेल रेंज। सेल रेंज को प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे A2 से लेकर G5 तक, तो ये हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? कॉलन का इस्तेमाल हम करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, सेल रेंज को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो भाई साहब सेल रेंज को दर्शाने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ है? ये है कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है?
दो सेल को लिखने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, F2 का इस्तेमाल करेंगे। किसका, F2 का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, मतलब जितने भी सेल हैं, नहीं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और यही बात करें कि अगर पूरे रो को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल, याद रखिएगा कंट्रोल नहीं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पूरे पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए, शुरू से लेकर अंत तक पूरे पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट का इस्तेमाल हम करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिल्कुल सेम की तरह है। जो कंट्रोल वाली बटन होती है वो कैसी है, बिल्कुल छोटी सी है ना, बिल्कुल छोटी सी है। किसके जैसा है, कॉलम के जैसा है, कॉलम के जैसा है, ये ऐसे है ना, कॉलम के जैसा है, ये देखिए कॉलम के जैसा है ना, बिल्कुल छोटी सी। जबकि अगर हम बात करें, जो हमारी शिफ्ट वाली बटन होती है वो कंट्रोल से थोड़ा सा बड़ी होती है, थोड़ा सा बड़ी होती है। तो हमारा जो रो भी है वो भी क्या है, वो भी ऐसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है कि नहीं है। तो इसीलिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या करेंगे, पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरे के पूरे किसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। आगे, एमएस एक्सेल में अगली दाईं ओर सेल पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। भाई साहब, दाईं ओर जाने के लिए, दाईं की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि दाईं ओर जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, दाईं ओर जाने के लिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। किसका, शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, बाईं ओर जाने के लिए, बाईं ओर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर है। एमएस एक्सेल में बाईं ओर जाने के लिए, पिछले सेल पर जाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। चलिए, अगला है, यदि हम एक्सेल में लगातार सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, याद रखिए कि लगातार सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किस किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, तो शिफ्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर है। चलिए, अगर हम बात करें कि अगर हमें बीच बीच के सेल को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए एक सेल इसे सिलेक्ट करना है, फिर इसे सिलेक्ट करना है, तब क्या करेंगे, शिफ्ट नहीं दाबेंगे, तब क्या दाबेंगे, कंट्रोल दाबेंगे। कौन सा, कंट्रोल दाबेंगे। चलिए, इसमें देखते हैं ये क्या है, अलग अलग सेल को सिलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम कंट्रोल की का इस्तेमाल हम करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा एमएस एक्सेल। चलिए, अगला हमारा है कि एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल हम कर रहे होंगे। किसका, शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल हम करेंगे नई वर्कशीट लेने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारा पुराना वर्जन था 2003, 2007 है ना, 2007, 2010 है ना, इस ये सब जो वर्जन थे, इसमें पहले से बाय डिफॉल्ट जो है 3 स्प्रेडशीट होती थी, 1, 2 और 3। क्या हम इससे अधिक ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इससे अधिक भी लिया जा सकता है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है, इसका नाम चेंज किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, इसका कलर चेंज किया जा सकता है, इसके अंदर कितने अक्षर का नाम लिखा जा सकता है, कितने कैरेक्टर का नाम लिखा जा सकता है, 3। क्लियर है। जो हमारे नए कंप्यूटर वर्जन है 2016 है ना, 2024, 365, इसमें बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 सीट होते हैं। क्लियर है। इसे भी सारे फंक्शन इसके अंदर किया जा सकता है। एक्टिव सेल से नीचे की सेल पर जाने के लिए किस बटन का प्रयोग करेंगे, भाई नीचे की ओर जाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। मान लीजिए ये सेल जो है हम काम कर रहे हैं, ये हमारा एक्टिव सेल है, हमें नीचे जाना है तो हम नीचे इंटर दाबेंगे तो हम नीचे पहुंच गए। मान लीजिए हमें फिर ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस इंटर दाबेंगे, हम फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। ऊपर जाने के लिए याद रखिएगा, ऊपर जाने के लिए हम शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर है। टैब का इस्तेमाल हम करेंगे इधर की ओर जाने के लिए, और शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे इधर की ओर जाने के लिए, मतलब बाईं ओर जाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि किसी वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर्स का होता है। तो भाई साहब, जो वर्कशीट होती है वो कितने कैरेक्टर का होता है, 31 कैरेक्टर का होता है। एमएस एक्सेल में अगला हमारा है D6 S10। याद रखिएगा, D6 और S10 मतलब ये क्या है, ये दो अलग अलग क्या है, स्प्रेडशीट्स हैं, मतलब स्प्रेडशीट्स के क्या है हमारे, ये सेल्स हैं। आगे देखते हैं।
रेंज को सिलेक्ट किया गया है तो इस रेंज में कुल कितने सेल्स हैं। तो याद रखिएगा क्या है कि इसमें कुल कितने सेल हैं। तो याद रखिएगा D6 में कितने हो गए, याद रखिएगा, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा। तो याद रखिएगा D6 में कितने हो गए, 6, और यहाँ पर S10 में हमने आपको निकालना सिखाया था, तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा तो आपका ये हो जाएगा 6, और यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा 40। तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा, 40 आपका। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ चलिए अगला है हमारा, एक्सेल में अगली वर्कशीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो भाई साहब अगली वर्कशीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, हम अगले पर जा रहे हैं तो अगले पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन हम करेंगे अगली वर्कशीट पर जाने के लिए। पिछली वर्कशीट जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप दाबेंगे पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए। याद रखिएगा पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए। आगे है, पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। क्या दाबेंगे, कंट्रोल प्लस पेज, माफ कीजिएगा, पिछले वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप की बटन हम दाबेंगे। क्लियर है, ये नहीं कहाँ गया, कंट्रोल प्लस पेज अप की बटन हम दाबेंगे। अगला है हमारा, चलिए अगला है, MS एक्सेल की एक वर्कबुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती है। तो अधिकतम कितनी वर्कशीट आप ले सकते हैं, आपके मेमोरी पर निर्भर करता है कि आप कितने वर्कशीट ले सकते हैं। अगले MS एक्सेल पे G1 और P8 रेंज को सिलेक्ट करने पर नेम बॉक्स में कौन सा एड्रेस दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, तो कौन सा एड्रेस दिखाई देगा, G1 वाला दिखाई देगा। याद रखिएगा सबसे पहला एड्रेस ही दिखाई देता है G1, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है, निम्न में से किस तरीके से सेल कंटेंट को एडिट किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीका है, या कुंजी दबाकर आप एडिट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप माउस के कर्सर्स को वहां पर ले जाकर कर सकते हैं, है ना। आपको और एडिट करना है तो आप फार्मूला बार के अंदर ले जाकर क्लिक करेंगे, तो जो भी चीजें आप फार्मूला बार में एडिट करेंगे वो आपके सेल में भी एडिट हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से सेल कंटेंट को नहीं किया जा सकता, एडिट जो है नहीं किया जा सकता। तो आप F2 जो है कुंजी दबाकर कर सकते हैं, F2 बटन दबाकर कर सकते हैं, साथ ही साथ सेल पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, फार्मूला बार पर क्लिक करके कर सकते हैं। सेल को सिंगल लेफ्ट क्लिक करके इससे नहीं किया जा सकता। क्लियर है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेल में पूरी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। पूरी वर्कशीट आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दाबेंगे तो पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार दाबेंगे तब भी पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, UPSI 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोचिए ऐसे ऐसे एग्जाम में इतने डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल में कौन सी सेल एक्टिव सेल होती है। तो याद रखिएगा हमेशा A1 वाली जो सेल होती है बाय डिफॉल्ट रूप से जैसे आप ओपन करेंगे तो A1 वाली सेल एक्टिव सेल होती है, मतलब जो आपका क्लिक रहेगा वो A1 वाली सेल ऐसे करके सिलेक्ट रहेगी, क्लिक रहेगी। अगला, वर्तमान सेल से बाईं ओर की सभी को सिलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो भाई साहब बाईं ओर सिलेक्ट करने के लिए दाया नहीं बायां, तो याद रखिएगा तो क्या दाबेंगे, तो चलिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो हम दाबेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो हम दाबेंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया और ऐसे ही सेशन थोड़े थोड़े लंबे होंगे ताकि एग्जाम आने से पहले आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसके और भी जो हमारे सेशन है, जो वीडियोस हैं, वो आपका प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। साथ ही साथ अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ, है ना। ये बात आप हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ हमारे और भी सेशन चलते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया 7 बजे के आसपास आपको ये वीडियो मिल जाएगी, है ना। मतलब 7 बजे हमारे चलता है कंप्यूटर, 8:30 बजे चलता है हमारा इकोनॉमी मतलब इकोलॉजी, मतलब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, और साथ ही साथ लगभग 1 बजे जो क्लास चलती है आपकी
वो है यूपी जीके की। बिल्कुल इन्फोग्राफिक और माइंड मैप के जरिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सेशन को हम करते हैं, तो अटेंड करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।